सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको हार्डी-विनबर्ग का सिद्धांत बता रहा हूँ। हार्डी-विनबर्ग कौन था? एक साइंटिस्ट था, डच वैज्ञानिक था, पोलैंड का निवासी था और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि भाई विकास कैसे हुआ। इनका कहना यह था कि जो विकास है वो स्थिर है, यानी जीन जो है कि आप गणितीय आधार पर इसको समझ सकते हो। भाई यहाँ पे उत्परिवर्तन नहीं बता रहा है, विभिन्नताएं नहीं बता रहा। कहने का मतलब है कि कोई भी संतति हो माता पिता की एग्जैक्ट कॉपी होती है, यानी पूर्वज जैसी ही संतानें होती है, ये कहता है ये सिद्धांत। अब देखिए यहाँ पे विकास कैसे हुआ। तो विकास इन्होंने 1908 में हार्डी-विनबर्ग ने सिद्धांत दिया था। ये क्या कहते थे? यह सिद्धांत जीन की आवृत्ति के संबंध में दिया गया है। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा, अर्थात जीन अपनी आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाता है जो स्थिर है। आवृत्ति बढ़ा रहा पीढ़ी की पीढ़ी, और उसकी आवृत्ति क्या है? स्थिर है। ये ध्यान रखना, जीन अपनी आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाता है जो कि क्या है? स्थिर रखता है। कहने का मतलब बालों की कलर है तो वो आवृत्ति बार बार बढ़ा के अगली पीढ़ी में भी ऐसे ही बाल होंगे। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति उसकी हाइट इतनी है तो अगली पीढ़ियों में भी इतनी ही होगी। ये बात कहता था हार्डी-विनबर्ग। इसने गणितीय रूप से इसको सिद्ध भी किया था। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यह सिद्धांत गणितीय सिद्धांत पर आधारित है। नंबर 1, यह सिद्धांत आनुवंशिक संतुलन की बात करता है। ये कहता है कि जो पूर्वज है उसकी कॉपी ही संतति होता है, बैलेंस बनाता है कि भाई पूर्वज संतति दोनों संतुलन बनाने की बात करता है। यह सिद्धांत काल्पनिक है, प्रायोगिक नहीं हो सकता, क्योंकि काल्पनिक है। जो बातें कह रहा है काल्पनिक है, क्योंकि अगली पीढ़ी में चेंजेज आते हैं। हम जानते हैं संतति एग्जैक्ट माता पिता की कॉपी नहीं हो सकती। आगे देखिए, जैसे कि किसी समष्टि में उत्परिवर्तन विभिन्नताएं आदि की अनुपस्थिति में जीन की आवृत्ति स्थिर रहती है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे मान लो कोई क्षेत्र लेते हैं, किसी क्षेत्र की समष्टि 100 जनसंख्या है। जनसंख्या का अनुपात क्या होगा यहाँ पे? तो देखो यहाँ पे P यानी जनसंख्या में दो तरह के व्यक्ति रह रहे हैं, एक तो लंबे व्यक्ति और एक बौने व्यक्ति। लंबे व्यक्ति को अपन Q दे देते हैं ना, और बौने व्यक्तियों को हम दे देते हैं Q। तो यानी 100 में से 60 व्यक्ति लंबे हैं जो इनको हम Q से निरूपित करेंगे, और P का मतलब लंबे प्रभावी समयुग्म, और Q 40 बौने व्यक्ति है इसके अंदर, जिनको हम नाम दे देंगे बौने अप्रभावी समयुग्म। अब आगे देखिए, अगर इसका अपन निकालेंगे अनुपात तो आएगा 3:2, 60/40। 60 ये है और 40 ये है, तो क्या आ जाएगा? 60/40। तो इसका अनुपात आएगा 3:2, यानी 3 तो क्या है? लंबे प्रभावी, और 2 क्या है? अप्रभावी, बौने अप्रभावी। अब यहाँ पे अगर P की हम आवृत्ति निकालें तो क्या आएगी? 60/100। टोटल 100 है, तो इसमें 60 में भाग देंगे तो 60 P है, तो P की आवृत्ति आएगी 0.6, और यहाँ पे Q की निकालें तो 0.4। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या बता रहे हैं। यह सिद्धांत गणितीय समीकरण पर आधारित है, और इसको ये समीकरण है कि P प्लस Q बराबर 1 होता है। अगर एक जीन की बात करें तो P प्लस Q क्या है? एक जीन है। लेकिन यहाँ पे पूरे युग्म की बात करेंगे तो ये समीकरण बनेंगे। ये XY कर सकते हैं, इसको Q भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी समीकरण इससे क्या बनेगी? ये बनेगी P² + 2PQ + Q² + 1 इक्वल टू 1, यानी इसका योग जो है 1 के बराबर होगा। यूँ कहना चाहता है P² + 2PQ + Q² = 1। यहाँ पे P² क्या है? प्रभावी समयुग्म जी, हमने यही बताया था। और 2PQ क्या है? प्रभावी विषम युग्म जी होगा। क्या होगा ये? प्रभावी विषम युग्म। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, इसको बोले प्रभावी विषम युग्म जी, क्योंकि विषम जो है P और Q दोनों आ रहे हैं, ठीक है? विषम युग्म जी। अच्छा, Q² क्या है? ये अप्रभावी समयुग्म जी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये सिद्धांत? गणितीय सिद्धांत के आधार पर इस समीकरण के, अर्थात किसी भी समष्टि में पीढ़ी दर पीढ़ी जीनों की आवृत्ति का योग हमेशा क्या होता है? 1 होता है। मतलब इन सबको अगर मान रखेंगे तो 1 आएगा उत्तर, ये कहना चाहता है। देखो यहाँ पे हम आगे करते हैं, तो इसी समीकरण को हमने यहाँ लिया और इसमें मान रखा। तो मान रखा तो देखो P का मान हमने रख दिया यहाँ पे, ये आवृत्ति का मान, Q का, P का सबका मान रखा, तो इसका कितना आएगा? देखो सबका मान रखा बराबर ही। तो यहाँ पे P² का मान आया 0.36, इसका आया 0.48, 0.16 बराबर 1।
यानी 1 बराबर 1, यानी इस समीकरण रूप से हम देखें इस सिद्धांत को, समीकरण के आधार पर इस सिद्धांत को देखें तो ये सही है सिद्धांत। ये कहता है जो हार्डी-विनबर्ग ने कहा वो सब बातें सही है, लेकिन इसको हम प्रायोगिक रूप से जब देखते हैं तो देखते हैं कि अलग ही चीज़ है। तो यानी जो हार्डी-विनबर्ग का सिद्धांत है वो गणितीय आधारित था। आगे देखो, हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत के मुख्य 3 बिंदु दिए थे इन्होंने। क्या दिया था कि किसी भी जनसंख्या में उत्परिवर्तन, विभिन्नताएं, प्राकृतिक वर्ण, इन सभी कारकों की अनुपस्थिति के कारण जीन की आवृत्ति स्थिर रहती है। भाई ये क्या कहना चाहता है कि भाई उत्परिवर्तन भी नहीं हो रहा है, विभिन्नताएं भी नहीं आ रही है और प्राकृतिक वर्ण भी नहीं हो रहा है। उत्परिवर्तन का मतलब अचानक इन्वायरमेंट के कारण कुछ चेंजेज आ जाए, बच्चा अलग पैदा हो जाए, या विभिन्नताएं का मतलब बच्चा जो है माता पिता के जैसा एक्सेप्ट नहीं होता है। इन्वायरमेंट के कारण नया जो बच्चा उत्पन्न हो रहा है वो माता पिता की कॉपी न होकर नया होता है, कुछ उसमें नयापन होता है, उसके जैसे लक्षण होते हैं उसमें, लेकिन एग्जैक्ट माता पिता की कभी भी कॉपी अपना बच्चा नहीं हो सकता, उसमें इन्वायरमेंट के कारण कुछ नए लक्षण भी आते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राकृतिक वर्ण का क्या मतलब है, कोई किसी एरिया में गया, दूसरे एरिया में वहाँ का भोजन था तो उस भोजन के अनुसार वो रहने लगा, क्योंकि खाने को कुछ था नहीं, तो वो जहाँ पर भी जाएगा वहाँ का जो भोजन है, वहाँ का जो आवास है, उसके अकॉर्डिंग वो रहने लगेगा। धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, अनुकूलित हो जाएगा उसके, और वो वहाँ पे एक नई जाति का निर्माण हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है हार्डी-विनबर्ग कहता था कि ये नहीं होती हैं, और इन सभी कारकों की अनुपस्थिति में क्या होता है, जीन की आवृत्ति होती है, और ये क्या करती है, जीवों का विकास करती है। ये बात कौन कहता था, हार्डी-विनबर्ग। ये बात याद रखनी है। दूसरी बात क्या कहता था ये, किसी भी द्विगुणित जीव में युग्म विकल्पी का अनुपात क्या रहता है, स्थिर रहता है। मतलब आप कोई भी पॉपुलेशन ले लो, अनुपात 3:2 ही आएगा, ये कहना चाहता था। मतलब अपन जैसे कि मान लो जनसंख्या यहाँ 200 कर देंगे, या फिर हम 200 जनसंख्या करके 3:2 कर देंगे तो मान हो जाएगी, ये कहना चाहता था। इन्होंने गणितीय समीकरण से स्पष्ट किया था, ये समीकरण याद रखनी है आपको। आगे देखिए, हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो याद रखना, जीन का अप्लायर। मान लो ये 2 चूहे की प्रजातियां हैं, मान लो ये चूहा है, अब इसमें यहाँ प्रजाति बने, इसमें यहाँ प्रजाति बने, तो ये इधर चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, ये इधर इसकी प्रजाति चल रही कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इधर से कोई चूहा इधर चला गया प्रतिस्पर्धा के कारण, या जन्म के लिए, या इसको अच्छा नहीं लगा, या उनके साथ चला गया, तो ये इनके साथ जाके जन्म करेगा। तो बताओ, इन दोनों का जब जन्म होगा तो एक नई संतति उत्पन्न होगी, है ना। आवास परिवर्तन के कारण इन चूहों के साथ जन्म करेगा, और नई क्या होगी, नई, ध्यान रखना, नई संतति की उत्पत्ति होगी। क्या होगी, नई संतति बनाएगा। क्या बनाएगा ये, यानी ध्यान रखना, आवास परिवर्तन के कारण यह चूहों के साथ जन्म करेगा और नई संतति बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो, तो जीन का प्लान हो गया, कोई जीन इधर से इधर चला गया तो नई संतति बन गई। हार्डी-विनबर्ग के सिद्धांत को प्रभावित करेगा, क्योंकि हार्डी-विनबर्ग कहता था कि जीन इधर से इधर जाता ही नहीं है, उत्परिवर्तन नहीं होता है, विभिन्नताएं नहीं होती है, प्राकृतिक वर्ण नहीं होता, ये बात करता था वो। तो दूसरा, आनुवंशिक विचलन। आनुवंशिक विचलन का क्या मतलब है कि 2 प्रकार के कीट है मान लो किसी क्षेत्र के अंदर। अब एक प्रकार का कीट मान लो कोई भूरे कीट है, कोई काले कीट है, और इन दोनों में जब देखा गया तो मान लो भूरे कीट खत्म हो गए और काले कीट बच गए, है ना। तो यानी जब इनका 2 तरह के, जैसे आपने मेंडल का नियम पढ़ा होगा, लंबे पौधे, बौने पौधे, तो बौने पौधे के अंदर देखा होगा कि बौने पौधे लंबे पौधे में क्रॉस कराते तो F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त होते, अशुद्ध लंबे प्राप्त होते, तो बोनापन कहाँ गया, विलुप्त हो गया। तो बोनापन विलुप्त हो गया, उसी को हम आनुवंशिक विचलन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या है, अचानक होने वाले परिवर्तन उत्परिवर्तन। मान लो इन्वायरमेंट के कारण जो गुणसूत्रों की सीक्वेंस बदल जाए और नई संतति उत्पन्न हो जाए। आनुवंशिक पुनर्योगज, आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ा होगा एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर, उसके अंदर हम प्लाज्मिड को बाहर निकालते हैं, एस्चेरिचिया कोलाई, इसके अंदर एक्स्ट्रा डीएनए होता है ना, इसमें तो खुद का डीएनए हो गया, और एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है, इसको बोलते हैं अपन प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड के अंदर कोई भी वांछित जीन जोड़ देंगे हम, ये जीन अपन वांछित जीन इसके अंदर जोड़ देंगे यहाँ पे, और ये जोड़ दिया मान लो, तो ये क्या बन गया, ये हम कह सकते हैं पुनर्योजक डीएनए बन गया, पुनर्योगज डीएनए। अब ये क्या है, वापस किसी संतति में जाएगा, इस लक्षणों को लेके जाएगा, ये इस जीन को लेके जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा हार्डी-विनबर्ग का सिद्धांत, जो कि आपको मैंने बहुत ही सरल तरीके से इस समीकरण में मान रख के बताया था, आपको अच्छा लगा होगा।
डेली आप मेरे वीडियो को देख सकते हो। मैं पूरी बायोलॉजी को ऐसे शॉर्ट में बताऊँगा और आप अच्छे और ये नोट्स भी आपको अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप लिंक लेके उसमें जाके आप नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे आपको। ओके, थैंक यू।